नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है प्रैक्टिस सेट्स की, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो ये इसका एडिशन 3 है, थर्ड एडिशन है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। ये वीडियो यूजीसी नेट ज्योग्राफी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। आगे बढ़ने से बात करता हूं पहले मैं अपने बारे में। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी और केबी ईडीओ कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल लिंक्स में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने एक यूजीसी नेट का पेड ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने की सोची है, जिसके लिए मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया है। काफ़ी सारी एंट्रीज आ रही हैं अभी भी, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के पेड ऑनलाइन कोर्स में तो ये सारे फीचर्स दे रखे हैं इसमें। आप देख सकते हैं 3 से 4 महीने का कवरेज है, कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। इसके अलावा कंप्लीट असिस्टेंट मिलेगा आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको गूगल फॉर्म, इसको फिलअप करके आप सबमिट करेंगे और आपका हो जाएगा फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑलराइट, हमारे वीडियो को स्टैंड अप बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आप लोगों के लिए मोटिवेटिंग बनाने के लिए, पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है। तो सबसे पहले है कि हम लोगों ने एक टेलीग्राम का चैनल बना रखा है और एक ग्रुप भी बना रखा है, इंटरैक्टिव टेलीग्राम चैनल ग्रुप। उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रोज ज्योग्राफी की कोई ना कोई रिडल्स करते हैं, टास्क करते हैं। आप लोगों को हर सुबह एक टास्क मिलता है, आपको उसको फुलफिल करना पड़ता है और उसके बाद जो लोग उसका सही जवाब देते हैं या आप तक कैसा भी जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव दे रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे फीचर करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेटरी हो रहे हैं, टीचिंग का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है और वो सारे नेम्स यहाँ पे अनाउंस होते हैं। और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद भी आपको एक क्वेश्चन करना जरूरी है, तो आप वो क्वेश्चन करेंगे वीडियो के एंड में और उसको आप देंगे कॉमेंट बॉक्स के अंदर। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। हर बार आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है। जितने बार भी हमने वीडियोस के हैं उतने आपके क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ऑलराइट, तो आज सुबह हमने ये रिडल दिया था ज्योग्राफी वाला, और ज्योग्राफी रिडल्स पर शुभेंदु मुखर्जी ये सेगमेंट नाम है इस रिडल का। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, वहाँ पे रिडल पोस्ट किया था मैंने। ये बेसिकली मैप था और इसको देख के आपको बेसिकली बताना था कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन था कि 90 ईस्ट रिज जो है वो कौन से ओशन में पाई जाती है। तो इस पूरे रिडल का पूरा मेरा मोटिव ये है कि आपको पिक्चर देख के मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आंसर्स, और पिक्चर देख के मैं आपको आपकी पढ़ाई करवाऊँ, ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक छोड़कर एक इंटरैक्टिव वे के अंदर प्रिपरेशन करें। तो यही इसका मोटिव है और आपका पार्टिसिपेशन भी हो। तो इसका आंसर है बी, इंडियन ओशन। आप देख सकते हैं 90 ईस्ट रिज जो है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। 90 ईस्ट रिज बेसिकली एक मिड ओशनिक रिजेस है। मिड ओशनिक रिजेस जो होती है वो अंडर वाटर देखे जाने को मिलती है और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन चेन है जो हमें समुद्र के नीचे देखने को मिलती है। मिड ओशनिक रिजेस जो होती है वो साइट्स होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की। क्यों? क्योंकि मिड ओशनिक रिजेस पे हमेशा प्लेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मिड ओशनिक रिजेस जो है वो एक डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। तो अलग अलग ओशन में अलग अलग हैं, जैसे पैसिफिक के अंदर ईस्ट पैसिफिक राइज है, अटलांटिक ओशन के अंदर हमारे मिड अटलांटिक रिजेस हैं, इंडियन ओशन के अंदर भी हमारे अलग अलग रिजेस हैं, जैसे सी चैल्स है और उसके बाद कार्ल्सबर्ग रिज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, इसमें आप जानते हैं हमारे पूरी जो अर्थ है उसको स्टडी करने के लिए हमने उसको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में बांट रखा है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जितने भी है उसको मेरिडियंस कहते हैं और लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारी टोटल 180 है। तो जो 90th नंबर की जो हमारी मेरिडियन है, 98 नंबर की जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, वो एक्जैक्टली पैरेलल है इस ईस्ट पैसिफिक रिज से, जो आपको यहाँ पर इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। इसीलिए इसको 90 ईस्ट रिज कहा जाता है। 90 ईस्ट रिज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्जैक्टली पैरेलल है, ये इस तरह के 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पैरेलल है। इसी वजह से इसका नाम 90 ईस्ट पड़ा है और ये हमारे इंडियन ओशन में देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग अलग रिजेस हैं, जैसे कार्ल्सबर्ग रिज है, सी चैल्स रिज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर था बी, इंडियन ओशियन। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने आज सही जवाब दिए हैं। जो लोग भी आंसर देते हैं उन सबको यहाँ पे फीचर किया जाता है। सबसे पहले जवाब दिया है ज्योति चक्रवर्ती ने, सही दिया है। तन्मय महाता ने सही दिया है। स्वीटी शर्मा ने सही दिया है। अलका ने सही दिया है। आलिया ने सही दिया है। मिनी रस्तोगी ने सही दिया है, एक्सप्लेन करते हुए बताया, वेरी गुड। वाजिदा सरस्वत ने सही दिया है। मोहम्मद फैसल ने, मोहम्मद खान ने, बरनाली बारो ने सही दिया है। नीवा कुमारी ने सही दिया है। रानी डॉन, और ये ए एंड बी लिखा है आपने, लेकिन जबकि इसका इंडियन ओशन ही होगा। उसके बाद शुभजीत ने सही दिया है, फिर प्रिया ने सही दिया है, श्वेता ने सही दिया है, श्रुति ने सही दिया है, और पमी शर्मा ने सही दिया है, मनीषा ने सही दिया है, चांदनी सोनी ने, तानिया ने, चंद्र प्रकाश ने, शबनम मेहता ने और गौरव सिंह ने, इन सब लोगों ने सही दिए हैं। काफ़ी सारे नाम मिसिंग है इसके अंदर, जिनको मैं अक्सर यहाँ पे फीचर करता हूँ। काफ़ी सारे नाम मैं देख रहा हूँ जो मिसिंग है, आप लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। अपनी पढ़ाई का मोमेंटम मत लूज कीजिए, क्योंकि मैं ही जो है आप लोगों को बार बार इम्बाइब कर रहा हूँ कि आप लोग आके इसको सवाल को कीजिए, अपने रिस्पॉन्स दीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर भी कमेंट कीजिए। तो चलो क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर तो कुछ कमेंट्स आने लग गए हैं, लेकिन फिर भी जितने व्यूज आते हैं उतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, उसकी 50% भी कमेंट नहीं आते। तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे आप अपना से कैसे रखेंगे, आप खुद को जोग्राफर कैसे मान रहे हैं,
मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है सब जगह, आपको टेलीग्राम पे भी करना है और यहाँ पर भी करना है, यूट्यूब पर भी। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसका फॉर्मेट जो है वो पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं फॉर्मेट इस तरह से होगा कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 20 सेकंड का टाइमर चलेगा और टाइमर खत्म होने के बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, यानी कि 20 सेकंड के अंदर ही आपको इसका जवाब देना है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, हु रोड द बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस? 1944 में लिखी हुई किताब है ये ज्योग्राफी ऑफ पीस, किसने लिखी है बताइए। बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं, और ये बेसिकली कवर कर रहा है हमारा ज्योग्राफिकल थॉट, जो आपकी यूनिट 8 है वो कवर कर रहा है ये ज्योग्राफी ऑफ पीस। इनमें से किस ज्योग्राफर ने लिखी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है निकोलस स्पाइकमैन। सी जो है इसका सही आंसर है, निकोलस स्पाइकमैन। इन्होंने ये किताब लिखी थी और ये बेसिकली लिखी हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। 1944 आप देख सकते हैं, 1944 से 48 के 1939 से 44 के बीच में वर्ल्ड वॉर था, और इसमें बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स को बताया गया है। ज्योग्राफी ऑफ पीस जो है वो स्पाइकमैन ने लिखी है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और ये अमेजॉन पे अभी भी अवेलेबल है। इस तरह का इसका कवर पेज है और आप इसको खरीद भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग एंथुसियास्ट अगर हैं तो। ये पिक्चर लगाने का मेरा पूरा मतलब ये है कि इसको अगर आप देखेंगे, इसको अपनी विजुअल मेमोरी में डालेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा कि ज्योग्राफी ऑफ पीस जो है वो एक ब्राउन कलर की किताब है और यहाँ पर बाय निकोलस जॉन स्पाइकमैन लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा याद रहता है, बजाय आप एक क्वेश्चन देखेंगे, एक पिक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको ये याद होता है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द कॉन्सेंट्रिक मॉडल ऑफ 1925 में कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल आया था ऑफ अर्बन लैंड यूज, उसमें जो जोन 5 है वो क्या बताता है बताइए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल अगर आपको नहीं पता तो पहले वो हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर। तो जो लोग जानते हैं उसका आंसर दे पाएंगे, जो लोग नहीं जानते वो भी दीजिए, गलत करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल का जोन 5 जो है वो क्या कहलाता है? ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है ए, कम्यूटर जोन कहा जाता है। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो बेसिकली अल्मन ने दिया है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। वॉटसन अल्मन नाम था इनका, उन्होंने ये दिया है, और सॉरी बर्गिस ने दिया है, माय बैड, बर्गिस ने इसका ये थ्योरी दिया है। तो ये बर्गिस ने कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल दिया है और ये बेसिकली मॉडल है लैंड यूज के ऊपर। जो भी लैंड एरिया है हमारे अर्बन एरियाज का, अर्बन एरिया का जितना भी लैंड एरिया है उसको किस तरह से यूज़ किया जाए कि ऑप्टिमाइजेशन उसका हो पाए। तो उसके लिए बेसिकली सबसे सेंटर के अंदर आता है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है आप मान सकते हैं आपके सिटी एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट है वो CBD होता है, ठीक है। CBD वो इलाका होता है जहाँ पे सारे ऑफिसेस होते हैं, सारे शोरूम्स होते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं पर होती है, तो ये CBD होता है। उसके बाद एक ट्रांजिशन जोन होता है, फिर आता है एक लो इनकम हाउसिंग, यानी कि वो लोग जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले हैं जिनको रोज CBD पे जाना पड़ता है काम के लिए, तो वो लोग अपना जो हाउसिंग है वो CBD के आसपास लेते हैं। उसके बाद आता है मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में आता है कम्यूटर जोन जो दूसरे शहर से आ रहे हैं। कई बार क्या होता है अगर आपका सिटी बड़ा है, मान लीजिए आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो काफी सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, काफी सारे लोग आपकी सिटी में काम करने आएंगे दूसरे इलाके से, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कम्यूटर जोन, जो कम्यूटिंग एरिया से आ रहे हैं। तो जोन 5 जो है वो कम्यूटर जोन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको बर्गिस ने दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1925 के अंदर ये मॉडल दिया गया है, मॉडल ऑफ कॉन्सेंट्रिक लैंड यूज, ठीक है, अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर ये आता है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आ गया है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, और आप इसको मैच करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमी दे रखी है, यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, और यहाँ पर दे रखे हैं कोट्स। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, बताइए क्या होगा। इकोनॉमी को मैच करना है आपको फीचर्स से, बताइए क्या होगा। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और सबसे पहले इसको हम मैच कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इकोनॉमी और यहाँ पे फीचर देखेंगे, तो जहाँ भी कमर्शियल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कमर्शियल जहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है कमर्शियल एक्टिविटी, तो कमर्शियल जहाँ भी होता है वहाँ पे मार्केट कंपटीशन देखने को मिलता है। कमर्शियल मार्केट वही होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और हर सेलर के बीच में जो होता है वो कंपटीशन होता है कि कौन अपना गुड जो है वो सस्ते दाम के अंदर अच्छा बेहतर देगा। तो कमर्शियल जहाँ भी दिखता है उसको मैं मार्केट कॉम्पिटिशन से बात कर दूंगा, तो यानी कि बी तो मेरा 1 हो गया, तो बी मेरा 1 यहाँ पर सेकंड में भी है, फोर्थ के अंदर भी है, यानी कि 1 और 3 में कैंसिल कर सकता हूँ। मेरा फोकस अब सेकंड और 4 के अंदर होगा। उसके बाद बात करें हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की बात करें, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसे कहा जाता है दोस्तों जहां पर लैंड एरिया छोटा होता है, और लैंड एरिया छोटा होता है लेकिन वो जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व करता है। पर हेक्टेयर आउटपुट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उसका, और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको देखने को मिलेगा सेल्फ सफिशिएंसी, हाई प्रोडक्शन एंड हाई पॉपुलेशन, यानी कि C3 है।
यानी कि B1C3 मुझे कहाँ देखने को मिलता है, आप देखेंगे B1C3 मुझे सेकंड में देखने को मिल रहा है और यही इसका सही आंसर है B1C3। ठीक है, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस, उसके बाद एक्सटेंसिव वो होता है जहाँ पर लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है और जो फार्मिंग होती है उसके अंदर हम लोग बेसिकली ना ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मेथड्स यूज नहीं करते हम, जैसे कि हम लोग बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं लगा रहे। एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है, तो आपके लिए वो फिजिबल ही नहीं होता कि उतने मात्रा के अंदर आप मशीनरी लगाएंगे, सीड्स डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग जहां होती है वो बहुत बड़े लैंड एरिया के अंदर होती है, वहां की प्रोडक्टिविटी लो होती है और वो एक छोटे पॉपुलेशन को सर्व करता है। नॉर्मली ये देखा जाता है यूएस के अंदर, ठीक है, एक्सटेंसिव फार्मिंग वहां देखी जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो इंडिया के अंदर देखी जाती है, यहाँ पर लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी होती है और छोटे लैंड होल्डिंग से ही हम मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हम लोग अलग अलग मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा लेबर लगाते हैं ताकि ज्यादा आउटपुट आए। तो एक्सटेंसिव के अंदर आएगा हमारे यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी, लो प्रोडक्शन, उसके बाद है सब्सिस्टेंस, लिटिल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ओनली लिमिटेड नीड फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसे कहा जाता है जब आप अपने जैसे मान लीजिए आपका घर है, 300 एकड़ का घर है और वहां पर मान लीजिए आपने एक छोटा सा फार्म बना दिया, तो यहां से आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी फल और जितनी भी सब्जियां हैं वो आप उगा रहे हैं खुद के नीड के लिए, तो उसी को कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जब आप फार्मिंग कर रहे हैं खुद की नीड के लिए तो उसको हम सब्सिस्टेंस कहते हैं, उसको कमर्शियल नहीं कहा जाता। तो उसका बनेगा A4, ठीक है, B1C3D2, सेकंड इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है A4 B1C3D2। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, बताना है इनमें से क्या सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इनमें से सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी। कमेंट कीजिए ABCD क्या होगा, बताइए फटाफट, इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों A होगा, मेरे हिसाब से कारपेंटिंग होगा। लॉजिकल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली क्या, वो एक्टिविटी होती है जहां पर आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, यानी कि फाइंडिंग ऑफ या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ या एक्सप्लोरेशन ऑफ रॉ मटेरियल को कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। तो वो फार्मिंग भी हो सकती है, वो माइनिंग भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी फिशिंग भी हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर वो आएगा जो भी आपका रॉ मटेरियल लिया है, जब आप उसको कन्वर्ट करके कोई गुड बना रहे हैं, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो गुड्स किसी बड़े या किसी अदर गुड्स में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आयरन से मैंने कोई एक मशीन बना ली डेंटिंग की, ठीक है, अब वो डेंटिंग की मशीन जो है वो डेंट निकालने के काम आ रही है, वो डेंटिंग की मशीन जो है वो गेट बनाने के काम आ रही है, तो वो डेंटिंग मशीन जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड है, वो फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड वो होगा जो डेंटिंग मशीन करेगी, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है, जहां पर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। और टर्शियरी एक्टिविटी आप जानते हैं जहां पर आप सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज हर तरह की हो सकती है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ये भी एक सर्विस है, टीचिंग एक सर्विस है, डॉक्टर अपने कंसल्टेंसी देते हैं वो सर्विस है, जितनी भी IT कंपनीज हैं वो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सारी चीजें सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। तो इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगता है। कोल मिक्सिंग जो है, कोल मिक्सिंग, कोल प्रोक्योरेशन नहीं है, कोल मिक्सिंग जो है वो एक सर्विस है, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग क्वालिटी के ग्रेड्स के कोल को मिलाकर एक हाईएस्ट ग्रेड निकालते हैं, उसको फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज पे बेचते हैं, उसको कहा जाता है कोल मिक्सिंग। स्कूल टीचिंग आप जानते हैं ये टर्शरी है। फार्मिंग जो है वो प्राइमरी है। उसके बाद जो कारपेंटिंग है, ठीक है, अगर आप लकड़ी से कोई फर्नीचर बना रहे हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। आपने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। लंबरिंग जो होती है, लंबरिंग वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी। लंबरिंग मतलब जिसको हम कहते हैं लकड़ियों को तोड़ना, जिसको हम लकड़हारा कहते हैं, ठीक है, लंबर जैक जिसको हम कहते हैं। तो जब आप लंबरिंग कर रहे हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उस लकड़ी से अगर आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं या कोई गुड्स बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी के अंदर आता है। इसी वजह से जो कारपेंटिंग है वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाय, बताइए मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी किसने दिया है। जिस तरह से कॉन्सेंट्रिक जोन जो है वो बर्गिस ने दिया है, एडवर्ड इसका नाम है वॉटसन बर्गिस। मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी किसने दिया है बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार इनकी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन कई बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्योरी किसने दी है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और उसका आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा हैरिसन अल्मन ने जो है वो मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी दी है। और ये भी अर्बन लैंड यूज से जुड़ी हुई है कि अर्बन एरिया को किस तरह से यूज किया जाता है। आप ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर भी वही सारी चीजें, जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल ब्लू कलर से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद होलसेल मार्केटिंग यहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर लो क्लास रेसिडेंशियल यहाँ पर है,
मिडिल क्लास है, फिर हाई क्लास है, उसके बाद हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, आउटलाइन सीबीडी जो है यहाँ पर एक बन जाता है। इसी थ्योरी का फीचर है कि यहाँ पे 2 सीबीडी देखने को मिलते हैं, और रेसिडेंशियल सबअब और इंडस्ट्रियल सबअब। यहाँ से कई बार मैंने देखा है कि आपको एग्जाम में डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा एरिया है, या ये कौन सा एरिया है, या ये कौन सा एरिया है, यानी कि डायग्राम देके आपसे लेबलिंग पूछी जाती है। तो उस तरह से भी आपको पढ़ना है। और बेसिकली जितने भी तीनों मॉडल हैं, ठीक है, एक तो बर्गिस का मॉडल है, एक वेस्ट सेक्टर मॉडल है, और एक कॉन्सेंट्रिक जोन वाला जो मॉडल है, मल्टी न्यूक्लियर वाला मॉडल है, तीनों ही अर्बन लैंड यूज पे हैं, बट तीनों की जो मेथोडोलॉजी है वो अलग अलग है। एक कॉन्सेंट्रिक रिंग से बता रहा है, एक सेक्टर से बता रहा है, और एक इस तरह से मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी बता रहा है, यानी एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस किसी अर्बन सेटलमेंट के अंदर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सीबीडी भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो हैरिस एंड नलमैन ने दी है मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कॉइन्ड द टर्म जियोपॉलिटिक्स बताना है। जियोपॉलिटिक्स किसने किया है। कॉइन्ड मतलब होता है इजाद करना, तो जियोपॉलिटिक्स जो टर्म है वो किसने इजाद किया बताएंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है। जियोपॉलिटिक्स दिया है रुडोल्फ जेलेन ने। रुडोल्फ जेलेन ने दिया है ये, और ये बेसिकली स्वीडिश पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे जो जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिच रेट्जेल के स्टूडेंट थे। ठीक है, फ्रेडरिच रेट्जेल के ये स्टूडेंट थे। इन्होंने रुडोल्फ जेलेन ने ये कंसेप्ट दिया है। जियोपॉलिटिक्स जिन लोगों को नहीं पता, जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है जब आप किसी भी दो देश के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अगर बात की जाए जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो उसमें हम पूरा जो है वो एलएसी की लाइन पढ़ेंगे, हम पैंगोंग लेक पढ़ेंगे, हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, हम अक्साई चीन के बारे में पढ़ेंगे, हम सीओके के बारे में पढ़ेंगे। उन सबको कहा जाता है जियोपॉलिटिकल स्टडी। जिसमें आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल स्टडी देख रहे हो, उसमें आप ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज में से वॉरफेयर के अंदर किसको एडवांटेज है, दोनों कंट्रीज में से रिसोर्सेज के अंदर किसको क्या एडवांटेज है, वो सब पढ़ा जाता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो टर्म है वो कॉइन्ड हुआ था बाय रुडोल्फ जेलेन ने ये किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम नहीं है, इसलिए डी नन ऑफ दिस आंसर होगा। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दे रखे हैं सेक्टर्स, और यहाँ पे दे रखी है एक्टिविटीज। आप इसको अभी कर सकते हैं, अभी हमने किया है। कोड्स यहाँ पे दे रखे हैं, बताना है 1 2 3 4 में से क्या होगा। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताइए। मैच द फॉलोइंग करने का तरीका यह है कि एक पकड़ लीजिए, एक या दो में से ही आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और यहां पर मैं पहले देखते हैं मैच द फॉलोइंग करेंगे, तो मुझे यहां पे सर्विसेज दिख रहा है। सर्विसेज मैं जानता हूं टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, तो सी तो हो गया मेरा 2। C2 जो है वो 1 और 4 के अंदर नहीं है, 2 और 3 के अंदर है, यानी कि 2 और 3 को ही मैं देखूंगा। उसके बाद क्वार्टरनरी एक्टिविटी जो होती है, अभी तक हमने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक और तरह की होती है क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज दोस्तों वो होती हैं जो जुड़ी हुई होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो अलग तरीके की एक्टिविटी है जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट आते हैं। तो साइंटिस्ट और साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उसको एक अलग सेक्टर दे दिया गया है, वो भी आज की तारीख के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल क्वार्टरनरी सर्विसेज। और इसके अंदर मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करके ये पता लगा लिया कि हम बीटी क्रॉप्स बना सकते हैं। ठीक है, हम ये इस तरह की क्रॉप्स बना सकते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, इस तरह की क्रॉप्स बना सकते हैं जो पानी को विथस्टैंड कर सके, ड्रॉट को विथस्टैंड कर सके, पेस्ट को विथस्टैंड कर सके। और हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो सीड्स बना दी है, जैसे HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है जिसके अंदर कम लागत के अंदर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो जो सेक्टर होता है वो क्वार्टरनरी के अंदर आता है जिसमें हम R&D कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरनरी दिखेगा, वो रिसर्च के अंदर मिलेगा, यानी कि D1 हो गया और मेरा C2 हो गया। तो D1 और C2 यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, और इसके अलावा कोई है नहीं, आप देख सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं, प्राइमरी जो हो गया वो होगा हमारा पिसिकल्चर। पिसिकल्चर जिन लोगों को नहीं पता, पिसिकल्चर जो होता है वो फिश फार्मिंग, जिसको मछली पालन कहते हैं। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी वो स्पिनिंग ऑफ कॉटन होगा। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन होता है जब कॉटन जो होता है, कपास की जब खेती होती है, कपास को लाने के बाद उसकी 2-3 चीजें होती हैं। एक गिनिंग होती है, गिनिंग मतलब जिसमें से उसके सीड्स निकलते हैं, और एक स्पिनिंग होती है जिसमें आप कपास को फिर रेशे के अंदर तब्दील करते हैं, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है वो सेकेंडरी के अंदर आती है, जिसके अंदर आपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके एक नया मटेरियल बनाया, आपने रेशा बना दिया, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। तो उसका आंसर है 2, जिसमें आप देखेंगे A3 पिसिकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा हमारा 1। ठीक है, B जो है सॉरी B4 होगा स्पिनिंग, उसके बाद टर्शरी जो होगा वो 2 होगा, और क्वार्टरनरी जो होगा वो रिसर्च होगा, यानी कि ये इसका सही आंसर है, सेकंड आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज द रैंक साइज रूल एंड अटेम्प्टेड टू एक्सप्रेस देयर रिलेशनशिप इन द मैथमेटिकल टर्म्स। बताइए रैंक साइज रूल किसने दिया है, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, बताइए ABCD
वेरी इजी। कमेंट कीजिए फटाफट, ABCD क्या होगा, रैंक साइज रूल किसने दिया है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज किंग्सले जिफ, इन्होंने दिया है रैंक साइज रूल। और ये बेसिकली बताया गया है कि ये बेसिकली रूल ये कहता है कि कोई भी एक बड़े कंट्री के अंदर कुछ ऐसी सिटीज होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उनकी पॉपुलेशन जो है वो अदर सिटीज़ से, एक अगर स्टेट की भी बारे में बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर अलग अलग सिटीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो मेट्रो सिटीज़ जो होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वहाँ देखी जाती है। तो अगर वो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक साइज रूल, कोई पर्टिकुलर स्टेट है और स्टेट के अंदर कोई एक सिटी है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो बाकी सिटीज़ से डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, डिसप्रोपोर्शनेटली होगी। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप उसको रैंकिंग करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो उन्होंने उसका एक फॉर्मूला दिया है, आप देखेंगे ये फॉर्मूला ये कहता है PR इक्वल्स टू P1/P2। PR कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ द 8th सिटी, यानी कि मान लीजिए राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और 33 जिले के अंदर आप रैंकिंग करना चाहते हैं ऑल द 33 डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड अपॉन देयर पॉपुलेशन, तो उसका इन्होंने ये बेसिकली फॉर्मूला दिया है कि P1 जो है पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द 8th सिटी। यानी कि अगर मुझे पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट सिटी पता है तो उसके बाद मैं 10वें नंबर पे आने वाली सिटी की पॉपुलेशन आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है, उसका रैंक निकाल सकता हूं मैं आराम से। मैं क्या करूंगा, P1 की पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ द 8th सिटी हो गया PR, यहां पे देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी जो हो गया वो P1 हो गया, और P2 जो है वो पॉपुलेशन ऑफ द nth सिटी है। तो जब मैं लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन 1000 है और जो 10वें नंबर पे आने वाला जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन 100 है, जब मैं 1000 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो जो आंसर आएगा वो उसका रैंक हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया है। इसको पूरा हम डिटेल में देखेंगे, इसमें बहुत सारे ग्राफ हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, बाइनरी स्टेज है, अलग अलग स्टेज है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूजीसी ज्योग्राफी के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट है इसके अंदर और आराम से पूरा जो 10 यूनिट है वो कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक पोलर जियोपॉलिटिक्स। 2014 के अंदर लिखी हुई किताब है, ये आपको बताना है पोलर जियोपॉलिटिक्स किसने लिखी है। इस तरह के क्वेश्चन से भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि ये बुक रिसेंटली लिखी गई है और यहां से क्वेश्चन आ गया है। पोलर जियोपॉलिटिक्स किसने लिखी है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है ए, रिचर्ड पॉवेल ने लिखी है। ये आप देखेंगे इसका कवर पेज है और ये पोलर जियोपॉलिटिक्स 2014 के अंदर आई थी, आप देख सकते हैं रिचर्ड पॉवेल। तो ये फोटो जो है आपको दिमाग में ध्यान रखनी है, इस तरह का इसका कवर पेज है और इसके अंदर बेसिकली पोलर एरियाज की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है और रिचर्ड पॉवेल जो है इसके प्राइम ऑथर हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म भूगोल वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन कौन से एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अंदर भूगोल का सबसे पहले वर्णन हुआ था, बताइए। ABCD। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है बी, सूर्य सिद्धांता, ठीक है, जिसको असुर मयूरा ने लिखा है, ठीक है। सूर्य सिद्धांता बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इंडियन कंट्रीब्यूशन देखा जाए ज्योग्राफी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ये एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल किताब है और इसके अंदर वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक्लिप्स के बारे में दे रखा है और पूरे सेलेस्टियल स्पेस के बारे में बता रखा है। तो भूगोल जो है और खगोल जो है वो दोनों वर्णन इसके अंदर दे रखे हैं। तो भूगोल जो है इसके अंदर वर्णन है इसका सूर्य सिद्धांता, आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टोलर जो की थ्योरी है, सेंटर प्लेस थ्योरी, उनमें से आपको बताना है इनमें से क्या जो है वो क्रिस्टोलर की थ्योरी के अंदर नहीं आता। ये जो सी आप देख रहे हैं ये टाइपिंग एरर है, ये है ABCD, इसकी 4 ऑप्शन आपको बताना है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्रिस्टोलर की जो सेंटर प्लेस थ्योरी है इनमें से क्या जो है वो नहीं आता है, K7, K4, K3, K1, इनमें से क्या नहीं है बताना है आपको, बताइए। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा डी, क्या नहीं है बताना है। तो K1 जो है वो क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर नहीं है। आप देखेंगे क्रिस्टोलर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली बता रही है कि कोई एक CBD जो है वो अपने इलाके के कितने नेबरिंग एरियाज को सर्व करता है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग जो है वो इस तरह से प्रिंसिपल बनते हैं। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में जो है वो इस तरह से बनता है, जिसका जो प्रिंसिपल है वो K3 है, ठीक है, यानी कि हर CBD जो है वो आसपास में 3 जो है वो उसके सबऑर्डिनेट एरिया को सर्व करता है, ठीक है।
और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में K4 होता है, हर सीबीडी आसपास के 4 एरिया को सर्व करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, इसके अंदर हर सीबीडी जो है वो अपने आसपास के 7 जो है वो लोअर एरियाज को सर्व करता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्योरी के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो ये 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए हुए हैं, K1 करके कुछ भी नहीं है, ये 3 प्रिंसिपल है, K3, K4 और K7। कई बार यहाँ से इनके प्रिंसिपल के नाम पूछे जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है उसको K में इसकी क्या यूनिट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की K7 यूनिट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल की K4 यूनिट है और मार्केटिंग प्रिंसिपल की K3 यूनिट है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। प्रेशर कंडीशंस कैन बी शोन ऑन द मैप बाय, बताइए प्रेशर कंडीशन जो होती है वो किसी मैप में किससे शो की जाती है, बताइए ABCD। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर होगा दोस्तों, कोई भी नहीं होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रेशर जो है उसको हम आइसो बार्स से करते हैं। आइसो प्रेशर लाइन कुछ नहीं होता है, आइसो थंब जो होता है वो टेम्परेचर के लिए होता है, आइसो पास्कल लाइन कुछ भी नहीं होता है, डी जो है इसका आंसर है। आइसो बार इस तरह से बनती है, आप देखेंगे मान लीजिए इंडिया का ही लैंडमार्क है और इस तरह की जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये जो होती है वो आइसोबार लाइंस होती है, जिसके अंदर प्रेशर अगर हाई है तो हाई से वो लो जाएगा, अगर लो प्रेशर है तो वो लो से हाई जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइसोबार अगर क्लोजली स्पेस्ड होते हैं मतलब रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर है, आइसोबार अगर वाइडली स्पेस्ड है मतलब स्लो चेंज यानी कि नो चेंज इन द प्रेशर कंडीशंस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आइसोबार्स होती है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग मैप इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना, which among the following maps is used for showing different types of phenomena on the same geographical extent and same coordinate system, बताइए इनमें से कौन से मैप्स यूज किए जाते हैं अलग अलग फिनोमिना को शो करने के लिए एक ही मैप पर, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर होगा कॉम्पोजिट मैप्स। कॉम्पोजिट मैप्स इस तरह से होते हैं, कॉम्पोजिट मैप वो होते हैं बेसिकली वो एक ही मैप के अंदर अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमिना का पहले वो अलग अलग मैप बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसकी बात की जाए क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बात की जाए तो पहले मैं एक मैप बनाऊंगा इंडिया का क्लाइमेटिक का, ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा इंडिया के आइसोबार्स का, फिर मैं बनाऊंगा इंडिया के रेनफॉल का। ठीक है, अलग अलग डेटा ले लूंगा मैं क्लाइमेट के। ठीक है, उससे मुझे पता पड़ेगा कि भाई इंडिया के कौन से एरिया के अंदर किस तरह का क्लाइमेट है, एक्सक्यूज मी, जैसे किस तरह का क्लाइमेट है। जैसे मान लीजिए कोस्टल एरियाज के अंदर मॉडरेट क्लाइमेट है तो फिर उसके लिए अलग क्लाइमेटिक रीजन होगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है तो फिर वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के जो भी फीचर्स होंगे उसका अलग अलग होगा। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जब हम एक मैप के अंदर समअप कर देते हैं और उसको फिर हम उसके फिनोमिना पढ़ते हैं तो उसको कॉम्पोजिट मैप कहा जाता है, यानी कि एक ही मैप के अंदर अलग अलग डेटास हैं और उसके फिनोमिना का इंटरडिपेंडेंस हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस क्लाइमेटिक रीजन की बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर आपको वेजिटेशन जो है वो कॉनिफॉरस देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेम्परेचर 0 से कभी कम नहीं जाएगा, माइल्ड विंटर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरह से सेंट्रल इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी। तो इस तरह से फिर हमने इन क्लाइमेट को फिर अलग अलग रीजन के अंदर बांट दिया है। तो इस तरह के मैप को कहा जाता है कॉम्पोजिट मैप। इसके अलावा जो सिंगल पर्पस मैप्स होते हैं जिसको हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं, उसके अंदर एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो हो गया वेजिटेशन मैप हो गया, सॉइल मैप हो गया, ठीक है, क्रॉप्स मैप हो गया, तो वो सिंगल पर्पस मैप्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सर्वे ऑफ इंडिया जो 1767 के अंदर बना था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बताइए। सर्वे ऑफ इंडिया कई बार पूछा जाता है आपसे, ईयर भी 1767 आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये बात को ध्यान रखते हैं, ना वो होम अफेयर्स के अंदर है ना वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर आते हैं हमारे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ मैपिंग एंड सर्वे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, सी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पर ये सर्वे ऑफ इंडिया है और ये बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया का सर्वे करते हैं और उसके मैपिंग करते हैं। 1767 के अंदर ये बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Both tropics and equator areas record high rate of evaporation, but what is the reason the salinity is found high in the tropics comparison to the equator? बताइए क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, व्हाट इज द रीजन पूछा था, क्या रीजन है, तो इसका आंसर है सी, ड्राई एयर फाउंड इन द ट्रॉपिक्स। तो बेसिकली सैलिनिटी जो है दोस्तों, आप वेरिएशन देखेंगे, सैलिनिटी जो है वो लोएस्ट होती है हाई लैटिट्यूड्स पे, यानी कि जो भी हमारे पोलर एरियाज हैं वहां पे सैलिनिटी सबसे कम होती है, हाईएस्ट होती है ट्रॉपिक्स के अंदर, और फिर ट्रॉपिक्स से ये ड्रॉप होना शुरू हो जाती है टिल इक्वेटर। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया है हमारा 30 डिग्री जो है लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ, वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। ये वो एरिया है जहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। ये वो एरिया है जहां पर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन होता है। ये वो एरिया है जहां पर एयर डिसेंड करती है। ये वो एरिया है जहां पर आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सैलिनिटी के लिए वो जो है फेवरेबल होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया को इवेपोरेशन कितना हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। दूसरा है अगर वहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है, रेनफॉल भी ज़्यादा अगर हो रही है, इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो सैलिनिटी जो होगी वो इतनी नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पर रेनफॉल भी ज़्यादा है, इवेपोरेशन भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से सैलिनिटी यहाँ पे कम है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक्स की तरफ, यहाँ पर इवेपोरेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो विंड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। डेजर्ट एरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ट्रॉपिक्स पे आपको ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। ये बात को ध्यान रखनी है। तो सैलिनिटी जो है वो लोएस्ट है ट्रॉपिक्स पर, उसके बाद हाईएस्ट है हमारे लोएस्ट है हाई लैटिट्यूड्स पर, उसके बाद हाईएस्ट है ट्रॉपिक्स पर, उसके बाद ये डेप्थ होती है इक्वेटर पर, जैसे आप नीचे नीचे आएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एज सिटी जो है वो किसने दिया है, इनमें से आपको बताना है एज सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके पॉपुलेशन सेटलमेंट के अंदर। बताइए एज सिटी जो है वो किसने दिया है, ABCD। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है बी, जोएल गैरियो। जोएल गैरियो ने जो है वो एचसीडी का कॉन्सेप्ट दिया है। हम देखते हैं एचसीडी क्या है। एचसीडी बेसिकली दोस्तों यूनाइटेड नेशन से ये निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई एक सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये पूरे शहर का वो इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। जब सीबीडी से हट के कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ शहर से बाहर होने लगती हैं, ठीक है, और जो शहर का जो है एक आउटवर्ड एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, तो उस पर्टिकुलर सिटी को हम कहते हैं एज सिटी। यहाँ पे दे रखा है एज सिटी इज द टर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेसेस, शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट आउटसाइड द ट्रेडिशनल डाउनटाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन विच हैड द प्रीवियसली बीन सबअर्बन रेसिडेंशियल एरिया। यानी कि वो एरियाज जो बेसिकली सब अर्बन एरियाज थे, जो रेसिडेंशियल एरिया थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रेसिडेंशियल एरियाज पे, सब अर्बन एरियाज पे हमें बिजनेस, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे मॉल्स खुल जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क खुल जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सिनेप्लेक्स खुल जाते हैं, जिम्नेजियम खुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो सिटी कहलाएगा एज सिटी, और इसको बेसिकली जोएल गैरियो ने दिया है, अमेरिकन जोग्राफर है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, ये इसका किताब का नाम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर जो है वो किसने लिखी है, या एज सिटी का वर्णन किसमें दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1991 के अंदर जोएल गैरियो ने इसको लिखा है, बुक का नाम है लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, जिसके अंदर इन्होंने एज सिटी का कंसेप्ट समझाया है। आप ये डायग्राम देखेंगे एज सिटी का, आपको समझ में आ जाएगा। ये एच सिटी का डायग्राम है, देखो ये जो है वो प्रीवियसली सीबीडी था। जब यहाँ से जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो शिफ्ट होकर किसी दूसरे एरिया के अंदर शिफ्ट हो गई, तो वो कहलाएगा एज सिटी, यानी कि एक बडिंग सिटी हो गया वो एज सिटी। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सीबीडी के बिल्कुल वो एज में जाके बन रहा है, इसीलिए उसको एज सिटी कहा जाता है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द नेट पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ टाउन एंड सिटीज। बताइए नेट पॉपुलेशन इंक्रीज किसे कहा जाता है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ उसे कहा जाता है दोस्तों जब आपकी नेट पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। मान लीजिए आपकी 2018 के अंदर या 19 के अंदर पॉपुलेशन 100 थी, 2020 के अंदर वो 110 हो गई है, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है वो 10 यूनिट से हुआ है, इसको कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेजर पुश फैक्टर्स कॉजिंग द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बताइए इनमें से क्या पुश फैक्टर के अंदर आता है, बताइए ABCD।
कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव है। क्योंकि दोस्तों दो तरह के फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों आपस में काम करते हैं। बेसिकली जहां से आप माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जहां से आप माइग्रेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन छोड़ रहे हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन छोड़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एमिग्रेशन कहते हैं। ई लग जाता है उसमें, उसको एमिग्रेशन कहा जाता है। और वहां पे लगते हैं हमेशा पुश फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो आपको धकेल रहे हैं उस इलाके से, आप बाहर जाइए, कोई और जाके काम कीजिए, उसको कहा जाता है पुश फैक्टर्स। और वो देखने को मिलता है एमिग्रेशन के अंदर, ठीक है। और जो फैक्टर्स आपको बुला रहे हैं, यानी कि आप गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं, शहर आपको बुला रहा है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप शहर में जा रहे हैं, तो वो होते हैं पुल फैक्टर्स, जो आपको खींचते हैं। ये मैग्नेट का काम करते हैं। और जहां आप पुल फैक्टर्स की तरफ खींचते हुए चले जा रहे हैं, जहां पे आप नई जगह पे जा रहे हैं, तो आप कर रहे हैं इमिग्रेशन, ठीक है। तो एमिग्रेशन इमिग्रेशन दो होते हैं। एमिग्रेशन वो होता है जहां से आप अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है जिसको आप छोड़ रहे हैं। और इमिग्रेशन वो होता है जहां पे आप अपनी नई प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में काम धंधे के लिए जा रहे हैं। तो पुश फैक्टर्स बेसिकली आपको धकेलते हैं, पुल फैक्टर्स आपको खींचते हैं। पुश फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव साइड के अंदर होते हैं, पुल फैक्टर्स जो होते हैं पॉजिटिव साइड के अंदर होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? फ्यू सर्विसेज, बहुत कम रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, सर्विसेज नहीं है, टेलीफोन नहीं है, डॉक्टर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अनहैप्पी लाइफ, पुअर ट्रांसपोर्ट नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सारे पुश फैक्टर होते हैं जो आपको धकेलते हैं। पुल फैक्टर्स वो होते हैं एक्सेस टू सर्विसेज, हर तरह की सर्विस आपको मिल रही है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मोर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज है, बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, इंप्रूव लिविंग कंडीशंस है, एंड होप फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ एंड फैमिली लिंक्स। तो ये आपके होते हैं पुल फैक्टर्स। तो आपको ध्यान रखना है एमिग्रेशन इमिग्रेशन दो होते हैं माइग्रेशन के अंदर। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फ्लैट टॉप सी माउंट्स को क्या कहा जाता है? बताइए। इसकी हमने रिडल भी की है, सॉरी मैंने आपको आंसर दे दिया, यहाँ पे मैंने टाइमर नहीं लगाया। बताइए फ्लैट टॉप सी माउंट्स को क्या कहा जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। इसका रिडल किया था हमने, अगर आपको ध्यान हो तो। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर है गाइड। फ्लैट टॉप सीमेंट को गाइड कहा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने रिडल किया था, आपको ध्यान हो तो। बेसिकली जो भी अंडरग्राउंड ओशन बॉटम रिलीफ में हमें रिजिस और हिल्स देखने को मिलती हैं, दोनों के अंदर फर्क होता है, इसको हम देखेंगे। तो बेसिकली वो जो है जो समुद्र के तल से ऊपर उठती हुई जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी पहाड़ है छोटे छोटे, उसको हम रिजिस कहते हैं और हिल्स कहते हैं। तो अगर वो पानी के ऊपर आ रहे हैं तो वो वॉल्केनिक आइलैंड बना लेते हैं। लेकिन अगर वो पानी के ऊपर नहीं आ रहे लेकिन वो तिकोने हैं, समुद्री तल से तो उठ रहे हैं लेकिन वो पानी के ऊपर नहीं आ रहे और तिकोने हैं, तो उसको हम सी माउंट कहते हैं। लेकिन अगर वो पानी के ऊपर नहीं आके तिकोने भी नहीं है, ठीक है, वो टेबल टॉप है, फ्लैट टॉप है, तो उसको हम कहते हैं गाइड्स। तो यानी कि सी माउंट जो है वो एक वेरिएंट है। अगर सी माउंट का टॉप जो है वो तिकोना नहीं होगा तो उसको हम गाइड्स कहते हैं। ये अंडरग्राउंड ओशन बॉटम रिलीफ के अंदर आता है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलोंग द माउंटेनस रीजन विल बी। बताइए कॉन्टिनेंटल शेल्फ माउंटेनस रीजन पे कैसे होते हैं? ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है नैरो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है माउंटेनस रीजन पे हमेशा नैरो होती है, यहाँ पे आप देखेंगे। और नैरो इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि माउंटेनस रीजन जहाँ भी होंगे वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। तो जहाँ पर भी टेक्टोनिक बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, क्योंकि वहाँ की जो पर्टिकुलर शेल्फ जो है वो फोल्ड हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे वो नैरो है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, ये आप देख लीजिए, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये हमारा ग्रैंड बैंक्स है, अगर आपको पता हो। यहाँ पे न्यू फाउंड लैंड है और ये वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। ये सबसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये वाला। लेकिन इसी यूनाइटेड स्टेट्स, इसी नॉर्थ अमेरिका के आप वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कितनी नैरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन्स है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे एंडीज माउंटेन्स है, यहाँ भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पतली होती है। कारण उसका ये दोस्तों, जहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो हो रही है वहाँ पर कोई टेक्टोनिक बाउंड्री है, टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री है, और जहाँ पर फोल्डिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो फोल्ड हो चुकी है, इसी वजह से वहाँ पर वो नैरो होती है। ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सबमरीन कैनन जो होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? बताइए। ABCD। सबमरीन कैनन जो है दे आर फाउंड ऑन, टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और उसका सही आंसर है बी, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अगर आपको ध्यान हो ओशन बॉटम रिलीफ अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले लैंड मास है, कॉन्टिनेंट जहां खत्म हो रहे हैं,
जो हमें नहीं दिखते। कॉन्टिनेंट जो है वो एकदम से खत्म नहीं होते हैं, वो बेसिकली उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो पानी के नीचे हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जिस तरह से हमारे वार्डरोब के अंदर ताकें होती हैं, घर में ताकें होती हैं, उसी तरह से कॉन्टिनेंट्स का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो पानी के नीचे है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे चलती है टर्बुलेंट करंट। टर्बुलेंट करंट दोस्तों वो होती है जो बेसिकली रिवर्स से लाई हुई जो भी सेडिमेंट्स है, ठीक है, रिवर्स से आने वाले जितने भी सेडिमेंट्स हैं, जब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे जाते हैं डाउनवर्ड, तो वो सारा सेडिमेंट लोड जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे जो है वो आता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो खड्डे बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सबमरीन कैनन। तो आपको सबमरीन कैनन जो है वो हमेशा कॉन्टिनेंटल स्लोप पे देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो सेडिमेंट लोड जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे जाता है, जो वो फिसल पट्टी है वही कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और उस लोड की वजह से क्या होता है, वहां पर वी शेप वैलीज बन जाती हैं उस टर्बुलेंट करंट की वजह से, जिसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तो 20 का सही आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिज एंड द राइज इज, बताना है आपको क्या है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा, आप पहले ये डायग्राम देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है वो ओशनिक रिज है और ये जो है वो ओशनिक राइज है। आप इसमें से खुद देख सकते हैं कि जेंटलर कौन है और स्टीप कौन है। अब इस डायग्राम से देखेंगे, देखो ओशनिक रिजेस जो होती हैं, जो मिड ओशनिक रिजेस होती है, जो मिड अटलांटिक रिज होती है, जो मिड इंडियन ओशनिक रिज होती है, वो हमेशा आपको स्टीप देखने को मिलेंगी। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है, जिसको हम ओशनिक राइज कहते हैं, वो आपको जेंटलर देखने को मिलेंगे। दोनों में फर्क ये होता है, ओशनिक रिजेस जो होती है दोस्तों वो ऑल दो स्टीप होती है, लेकिन वो स्लो स्प्रेडिंग होती है, उनका जो एक्सटेंशन है वो स्लो स्प्रेडिंग होता है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल राइज होती है वो ऑल द जेंटलर होती है, लेकिन उनका जो फास्ट स्प्रेडिंग होती है, उनका जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे रिजेस जो होती है वो स्टीप साइडेड होती है, लेकिन राइजेस जो होती है वो जेंटलर होते हैं। इसलिए ए इसका सही आंसर है। रिजेस जो है वो स्टीप साइडेड है, छोटी होती है, राइज जो होती हैं वो जेंटल होती है लेकिन वो बड़ी होती है, उनका जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, सबमरीन रीजन जो है वो कहां पाई जाती हैं। सबमरीन रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय आएगा, यहाँ पे कहां पाई नहीं जाती, मतलब सबमरीन रीजन जो है वो किससे बनती हैं, बताइए। जो अभी रीजन हमने देखी है वो किससे बनती हैं, बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। सबमरीन रिजेस किससे बनती है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सबमरीन रिजेस जो मिड अटलांटिक रिज है और जो पूरी चेन चल रही है पूरे हमारे समुद्र के नीचे, वो केवल और केवल बनती है टेक्टोनिक इवेंट की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। और टेक्टोनिक एक्टिविटी जो आती है वो हमारे एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आती है। वो फोर्सेज जो हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे काम कर रहे हैं, कन्वेक्टिव करंट, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिसिटी जो है वो सब इसके अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा बी, सबमरीन रिजेस जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24, द मीन स्लोप ऑफ द कॉन्टिनेंट इज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो मीन स्लोप होता है वो क्या होता है, बताइए। द मीन स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज जो होता है इन सबका स्लोप होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप है वो कितने डिग्री पे होता है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, तो इसका सही आंसर है लेस देन 1 डिग्री। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का दोस्तों कोई स्लोप नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉन्टिनेंट्स के एक्सटेंडेड मार्जिन हैं वो जो पानी के नीचे हैं वो शैलो है। तो कॉन्टिनेंट जो है नॉर्मली इनका कोई ज्यादा स्लोप नहीं होता, इसका लेस देन 1 जो होता है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, लेस देन 1 डिग्री होता है। इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो 2 से 3 डिग्री होता है, फिर ये स्लोप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, Why are the most fishing grounds found over the continental shelf, बताइए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमें ज्यादा फिशिंग ग्राउंड्स क्यों देखने को मिलते हैं, बताइए। ABCD बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि
कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं वो फिशिंग ग्राउंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट्स के एक्सटेंडेड मार्जिन हैं वो, और वो शैलो हैं, पानी के अंदर है लेकिन शैलो डेप्थ पर हैं। तो शैलो डेप्थ जो होगी, जहां पर शैलो डेप्थ होगी वहां पर सनलाइट जो है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगी। सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट करेगी तो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सनलाइट अच्छी मिलेगी, वहां पर ग्रोथ अच्छी होगी। और जहां पर प्लैंकटन की ग्रोथ होगी, प्लैंकटन जो है वो नेचुरल फूड होता है फिशेस का, तो प्लैंकटन की ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो वहां पर फिशिंग ग्राउंड जो होंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से फेवरेबल हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं वो एक्सटेंडेड मार्जिन होते हैं, पानी के नीचे होते हैं लेकिन शैलो डेप्थ पर होते हैं, तो पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है सनलाइट का पेनिट्रेशन होता है। तो प्लैंकटन जो है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लैंकटन की ग्रोथ अच्छी होती है तो फिशेज जो है उनको खाना मिलता है और उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए सारे जो होते हैं फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। एग्जांपल जो है वो ग्रैंड बैंक्स हैं। तो ये हमने देख लिया कुछ एमसीक्यू। सर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। और इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग गच्छा खा गए, ऑल्दो कुछ लोगों ने सही भी आंसर दिया है लेकिन काफी सारे लोग इसके अंदर गच्छा खा गए, ठीक है। और ये मैंने जानबूझ के दिया था। इसमें क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेट इंडियन हिमालयन रीजन का पार्ट नहीं है। तो यहां पर मैंने बोलने से पहले भी, क्वेश्चन देने से पहले भी कहा था कि ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के देखना, आराम से पढ़ना। कुछ लोगों ने देखा हड़बड़ी में और आंसर दे दिया डी नन ऑफ दीस, काफी लोगों ने नन ऑफ दीस दिया है, कुछ लोगों ने सही भी दिया है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। इंडियन हिमालयन रीजन जो है वो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें मैंने आपको कच्चा दे दिया। इसमें देखो पूछा यह गया था कि कौन सा स्टेट जो है वो इंडियन हिमालयन रीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना था कि ऑप्शन में कौन कौन से स्टेट है और कौन कौन से स्टेट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा वेस्ट बंगाल, चलो ठीक है होगा, आसाम होगा, लद्दाख अब पे आपकी नजर नहीं गई। लद्दाख में आप, लद्दाख की जैसी इमेज आई तो आपको पहाड़ी इलाका ध्यान आया, लद्दाख की जैसी इमेज आपके ध्यान में आई तो आपको शायद पैंगोंग लेक दिखा और आपको माउंटेन्स दिखे, तो आपको लगा यार लद्दाख तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। अगर आपको ध्यान हो अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आर्टिकल 370 वो रिपीट, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर बांट दिया है। ईस्ट जो है लद्दाख जो है वो ईस्टर्न यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी वेस्टर्न यूनियन टेरिटरी है। तो यहां से पूछा गया था कि कौन सा स्टेट जो है इसका पार्ट नहीं है, तो लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, इसीलिए लद्दाख इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे करिए, क्वेश्चन ऑफ द डे पूरा एंड तक देखिए, कोई वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, एंड तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सबक ये है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर तो कोई टाइमर भी नहीं है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको एंड में लगाता हूं। तो उसका सही आंसर था लद्दाख। काफी लोगों ने सही भी दिया है, कुछ लोगों ने मेंशन भी किया है कि सर लद्दाख होगा क्योंकि लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, बिल्कुल सही आंसर है वो, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका नन ऑफ दिस आंसर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के इजी क्वेश्चन में भी आप गलत कर सकते हैं, आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इंडियो हिमालयन रीजन के अंदर क्या क्या आते हैं। इंडियो हिमालयन रीजन बेसिकली जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं वो कवर करता है, जिसके अंदर 11 स्टेट्स आते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी आती है। अब आप बोलेंगे 2 कौन सी है, तो पहली है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद ये सारे स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल। कुछ लोगों ने कहा आसाम नहीं आता, आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, दार्जिलिंग हिल्स जो है वो हिमालयन रीजन के अंदर आता है। तो ये इसका सही आंसर है। 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इंडियन हिमालयन रीजन का पार्ट है। आप ये मैप देख सकते हैं, ये सारे एरिया जो आप देख सकते हैं ये इंडियन हिमालयन रीजन के पार्ट है। यहाँ पे ये पुराना मैप है, इसलिए यहाँ पर 12 स्टेट दिखा रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त एक स्टेट था, आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ था, जिसके अंदर आर्टिकल 370 रिपील कर दिया गया है और उसको बना दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जो ईस्टवर्ड पार्ट है, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो वेस्टर्न पार्ट है। ऑलराइट, बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई जवाब नहीं देगा लाइव चैट के अंदर। क्वेश्चन है जंजीबर आइलैंड जो है वो कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकन कोस्ट से थोड़ा दूर है, वो कौन से ओशन के अंदर मौजूद है, आपको बताना है। जंजीबर आइलैंड जो है वो कौन से ओशन के अंदर मौजूद है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका लाइव चैट में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर और क्लास पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक्स, क्लास पीडीएफ और सारे अपडेट मिलते हैं यूजीसी ज्योग्राफी के। और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में चैनल में आप टाइप करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, ये चैनल टीपी देखिए, इसको आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी एस्पिरेंट हैं और अगर आप इंटरेक्टिव वे के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं डेली टास्क,
और यहाँ पे होते हैं डिस्कशंस, और बहुत फन वे के अंदर हम आप लोगों की विजुअल मेमोरी बढ़ाते हुए आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करा रहे हैं। मोर देन 50 रिडल्स आपने सॉल्व कर ली है, तो यू कैन इमेजिन कि आपने विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर 50 से ज्यादा रिडल सॉल्व कर लिए और काफी सारे आपने क्वेश्चन ऑफ द डे भी सॉल्व कर लिए। तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, पहले ये चैनल ज्वाइन करना है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, उसके बाद मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इंटरेक्टिव ग्रुप है, विजुअलाइजेशन आपकी बूस्ट हो जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूजीसी नेट के पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे इसके फीचर दे रखे हैं, इसको मैंने पहले भी बता दिया था। पेड कोर्स है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज मिलेगा, 10 की 10 यूनिट हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है, मार्क्स कैसे बूस्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आप लोग फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे और आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने सोशल हैंडल्स पे इसको शेयर करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो पाए और एक अच्छी ज्योग्राफी की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बिल्ड हो पाए। जितने भी लर्नर्स हैं सब लोग ज्योग्राफी के अंदर अच्छे हैं, मैं देखता हूं कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको ज्योग्राफी कम आती है, सब लोग अच्छे लेवल पर हैं। तो हम इसको और इंप्रूव करते हुए एक अच्छी ज्योग्राफी की कम्युनिटी बनाएंगे, मे भी आगे जाके कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग डेवलप कर पाए, रिसर्च के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, सॉरी उल्टा बोल गया, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, और अपने जितने भी सोशल मीडिया जितने भी आपके हैंडल्स है दोस्तों, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम लोग क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, बिल्कुल हल्का कंटेंट नहीं दे रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो आप ही का फायदा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।